अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो एक आम आदमी के अधिकार में क्या उसका खतरा है? 1973 के पहले संविधान में इंडस्ट्रियल टाउनशिप का कोई प्रावधान नहीं था। एक प्रावधान डाल दिया है। ये स्टील सिटी नहीं, इरेगुलरिटी सिटी हो गया है। मैंने कई मामले में कंपनी के लोगों को कहा कि आप लोग तो मेरे जैसे आदमी को अपमानित करते हैं। तो इनकी नीति क्या हो गई है कि समय के आधार पर बाप को गधा कह देना और समय बदला तो गधे को बाप बना लेना। औद्योगिक समिति बन जाएगी तो आम जनता की बात तो कौन सुनेगा, ये शिकायत कहाँ रखी जाएगी। मैं पिछले कई वर्षों से ये बात उठा रहा हूँ कि जो जेएनएसी है ये असंवैधानिक संस्था है। जितनी सुविधाएं टाटा स्टील यहाँ के नागरिकों को दे रहा है वह लीज समझौता के अनुरूप दे रहा है, अपनी तरफ से पहल करके नहीं दे रहा है। और सबसे मुझे आश्चर्य की ये बात है कि राज्य की सरकार क्यों इतना ढली हुई है टाटा स्टील के ऊपर कि उसने इस तरह की एक औद्योगिक शहर समिति बना दिया है जिसमें टाटा स्टील के लोग ही ज़्यादा हैं, उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। ये बहुत आगे के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला है। आज तो टाटा लीज समझौता के अंतर्गत जो सुविधाएं लेनी हैं हम लोग नाक रगड़ के रह जाते हैं, चिल्ला के रह जाते हैं, तब भी टाटा स्टील उस पर बहुत ध्यान नहीं देता है। क्या जनता के लिए इंडस्ट्रियल टाउन होना चाहिए या नगर निगम? आप किसके पक्ष में हैं? कौन जनता के प्रतिनिधित्व को सही तरीके से रख पाए? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण। शहर के लिए पिछले दिनों जो हमारे विधायक हैं जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय जी ने एक सवाल उठाया था, जो आने वाले समय में आपको पता ही है कि जमशेदपुर जो टाटा ये है जेएनएसी को मिलाकर इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की सरकार जो कवायद कर रही है, विधानसभा में उन्होंने कई सवाल उस पर उठाए और उसका संतोषजनक जो सरकार है उसने जवाब नहीं दिया है। क्या कुछ चिंताएं हैं जो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो इन्होंने विधानसभा के अंदर उठाया था, उन सवालों को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल यही है कि सर, अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो एक आम आदमी के जो अधिकार में क्या उसका खतरा है, और जिन सवालों को आप उठाए वो सवाल क्यों एक जमशेदपुर के सिटीज़न के रूप में लोगों को जानना ज़रूरी है? इंडस्ट्रियल टाउनशिप का प्रावधान संविधान में किया गया है। इसका जो अनुच्छेद 243 क्यू है उसके परंतुक में ये लिखा गया है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई भी औद्योगिक समूह जन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है वहाँ सरकार नगरपालिका नहीं भी बना सकती है। रोका नहीं है सरकार को कि हमें नगर निगम बनाएं, इसे रोका नहीं है, परंतु जमशेदपुर को ही क्यों हम चुन रहे हैं। आज बोकारो है, बड़ा शहर है, और वहाँ सेल बोकारो स्टील लिमिटेड के माध्यम से सारी जन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, सड़कें बना रहा है, सब कर रहा है। बीसीसीएल का इलाका धनबाद में है, कई इलाके में वो कर रहे हैं, सीसीएल ऐसा कर रहा है, और भी छोटे छोटे जो उद्योग हैं जिन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बना ली है वहाँ वो कर रहे हैं। तो हम क्यों जमशेदपुर को ही एकमात्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए हम चुन रहे हैं। एक नीति बनेगी तो नीति अधिक जगहों पर लागू होगी। जमशेदपुर में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एक समय था जब टाटा स्टील ने शहर बसाया और इनकी जो कॉलोनी बनी उसको स्वाभाविक रूप से सारी जन सुविधाएँ अपने कर्मचारी के नाते, अपने अधिकारी के नाते टाटा स्टील दिया करता था। पर अब पिछले 100 वर्षों में टाटा स्टील से ही जो लोग रिटायर हुए या जो लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए वो यहाँ बसते गए। एक बड़ा समूह हो गया है जिसकी संख्या टाटा स्टील के कर्मियों से कम नहीं है, वह भी जेएनएसी में है। मैं पिछले कई वर्षों से ये बात उठा रहा हूँ कि जो जेएनएसी है ये असंवैधानिक संस्था है। सरकार जेएनएसी चला रही है। असंवैधानिक इसलिए है कि जब संविधान में 74वां संशोधन हुआ 1973 में, तो उसमें ये कहा गया कि 3 तरह की नगरपालिकाएं होंगी। अब जो नोटिफाइड एरिया कमेटी होगी वह ऐसी जगहों पर बनाई जाएगी जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है स्थिति। तो जमशेदपुर में तो ऐसा कोई बात नहीं है। जमशेदपुर पूरी तरह शहर है। यहाँ भी हम 20 साल से ढो रहे हैं जेएनएसी। अब जेएनएसी ढो रहे हैं, दूसरी तरफ टाटा लीज समझौता भी है। जितनी सुविधाएं टाटा स्टील यहाँ के नागरिकों को दे रहा है
वह लीज समझौता के अनुरूप दे रहा है, अपनी तरफ से पहल करके नहीं दे रहा है। लेकिन वो सब चार्जेबल है। नहीं, उसमें इन्होंने ये कहा है कि हम अपने खर्च पर सारी जन सुविधाएँ देंगे, लेकिन मिल तो नहीं और रहा। उतना ही चार्ज लेंगे जितना राज्य की सरकार अपनी नगर पालिकाओं के लिए निर्धारित करती है। मगर ये मुफ्त में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर बिजली का तार लंबा खींचना है तो आपसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। पानी का पाइप आपके घर के लिए लंबी दूरी का बिछाना है तो आपके लिए ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। मैंने ये सवाल भी विधानसभा में उठाया है, अपनी समिति में भी उठाया है कि भाई जो कनेक्शन लेना है पानी का, वो कनेक्शन फ्री किया जाना चाहिए। राज्य की सरकार अब जितनी नई योजनाएं पेयजल की बना रही हैं, सब में कनेक्शन फ्री है। और मैंने परिभाषित करने के लिए भी सरकार को लिखा है कि भाई गरीबी रेखा क्या है यहाँ के लिए। जब किसी को गंभीर बीमारी योजना में गरीब मानकर आप उसकी चिकित्सा कराते हैं, तो आपने तो पहले 70,000 था, अब तो 5 लाख रुपया कर दिया है। उसके नीचे जिसकी आमदनी है उसकी चिकित्सा मुफ्त कराएंगे। तो यही परिभाषा को आप यहाँ भी लागू कर दीजिए ताकि बस्ती के लोगों को सहूलियत मिले। तो ये कई चीज़ें मैंने उठाया है, अपनी समिति में भी लिया है। और सबसे मुझे आश्चर्य की ये बात है कि राज्य की सरकार क्यों इतना ढली हुई है टाटा स्टील के ऊपर कि उसने इस तरह की एक औद्योगिक शहर समिति बना दिया है जिसमें टाटा स्टील के लोग ही ज़्यादा हैं, उन्हीं की संख्या ज़्यादा है, सरकार की कम है। तो मुझे याद आ रहा है कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया प्रशासनिक भी, और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत दिन तक यहाँ शासन करती रही। तो कहीं ये खतरा ना हो जाए कि राज्य की सरकार उसी तरह से एक कंपनी को ही अधिकार दे दे और जनता उसकी गुलाम हो जाए। ये बहुत आगे के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला है। दूसरा कि हम अगर संविधान का अनुच्छेद 243 क्यू ये कहता है कि ऐसे क्षेत्रों में आप नगरपालिका नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे। मगर जो भी एंटिटी बनाएंगे, चाहे वो औद्योगिक नगर समिति हो या जो भी हो, उसकी मूल भावना तो ये ना कि स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है नगरपालिका अधिनियम के हिसाब से। तो इसमें भी स्वशासन का तो पूट रहना चाहिए। स्वशासन का पूट तभी रहेगा जब आप अधिकतम नहीं न्यूनतम भी जनता के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करें। सरकार को तय करना चाहिए। यहाँ वार्ड बने हैं, पुराने वार्ड 16 हैं, और उस 16 वार्ड 19 वार्ड थे, उसमें 3 वार्ड मानगो में चले गए, वार्ड 8, 9, 10 मानगो बन गया, बाकी 16 वार्ड यहाँ हैं। तो 16 वार्डों से ही एक एक प्रतिनिधि आप ले लेते। आप कैसे उसको चुनेंगे, निर्वाचन कराएंगे या अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, पर किसी रूप में उनका प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। अब यहाँ इसमें ये स्थिति नहीं है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब किसके पास वो अपनी बात लाएंगे? आज तो टाटा लीज समझौता के अंतर्गत जो सुविधाएं लेनी हैं, हम लोग नाक रगड़ के रह जाते हैं, चिल्ला के रह जाते हैं, तब भी टाटा स्टील उस पर वो ध्यान नहीं देता है। औद्योगिक समिति बन जाएगी तो आम जनता की बात तो कौन सुनेगा, ये शिकायत कहाँ रखी जाएगी? और विधायकों के लिए भी समस्या है कि विधायकों का काम अब कचरा साफ कराना, नली साफ कराना, आपको बिजली दिलवाना, आपका पानी सुबह नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये देखना है। अगर एक प्रतिनिधि यहाँ जनता का हो जाएगा, जो स्थानीय स्वशासन का प्रतिनिधि होगा, तो इन बातों को उठाएगा। जब बैठक होगी कमेटी की तो उस बात को रखेगा। एक ओहदा उसको मिल जाएगा तो वह अधिकारियों के से बात करेगा। तो विधायकों के लिए भी एक सहयोगी के रूप में रहेंगे, और हम लोग अपना जो काम विधायी काम है उस काम की ओर ध्यान देंगे। ये नहीं हो रहा है, तो ये बड़ी खतरनाक ट्रेंड है। ये मैंने पूछा था तो सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा क्यों जमशेदपुर तक ही सीमित रख रहे हैं इसको आप? एक नीति बने, जैसे नगरपालिका अधिनियम बना है, उसी में आप संशोधन करके 2 पन्ना 4 पन्ना औद्योगिक नगर समिति का प्रावधान क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, ये कर देते। अब विधानसभा में कहने कि हम इसके लिए एक SOP लाएंगे। साहब आपने मूल कमेटी तो बना दिया, तो मूल कमेटी बना दिया तो निर्णय तो वही कमेटी लेगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत काम हो रहा है। जनता की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, और ये
लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार इस तरह की बात करेगी तो ये ठीक नहीं है। एक तरफा फैसला हो रहा है जमशेदपुर जनता को लेकर, जैसा आपने कहा कि भाई जो स्वशासन की व्यवस्था है नगर निगम या जो लोकल प्रशासन के संविधान ने व्यवस्था की, वो पंचायती राज हो या शहरों में नगर निगम की या औद्योगिक नगर आप बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी चिंता वही है कि आखिर जनता कहाँ जाएगी, इसलिए सब कुछ कंपनी के अगर हाथों में होगा। सवाल यह है कि सर एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो चीज़ें आपने देखा और महसूस किया है, क्या जनता के लिए इंडस्ट्रियल टाउन होना चाहिए या नगर निगम? आप किसके पक्ष में हैं? कौन जनता के प्रतिनिधित्व को सही तरीके से रख पाएगा? देखिए 1973 के पहले संविधान में इंडस्ट्रियल टाउनशिप का कोई प्रावधान नहीं था। एक प्रावधान डाल दिया गया। अगर हम इसको कोर्ट में ले जाते हैं तो हमारे ले जाने के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कोर्ट से मांग रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि यहाँ नगर निगम बनना चाहिए तो कोर्ट कहेगा बनना चाहिए। अगर हम जाएंगे कि नहीं औद्योगिक समिति बननी चाहिए तो कोर्ट कहेगा बननी चाहिए। तो जिस तरह से नगर पालिकाएँ हैं उसी तरह से औद्योगिक समिति भी बननी चाहिए। काम इनको इतना ही करना है कि ये जन सुविधाएँ देते हैं, तो वह तो ये न बने तब भी टाटा ली समझौता के तहत ये दे रहे हो, उसका ही विस्तार करके हम उस काम को करा सकते हैं। मगर अब ये प्रशासन का काम भी करेगी यहाँ शासन, तो ये सही नहीं है। औद्योगिक समिति जब प्रशासन शासन का काम करेगी तो इसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए और जनता की भागीदारी को सुनिश्चित कराना ये सरकार का काम है। सरकार इसमें पीछे हटती है तो उसके नियत पर संदेह पैदा होता है कि वो जनहित का काम नहीं कर रही है। केवल मैया योजना हमने लागू कर दिया और उसके बाद कोई काम ही हमको नहीं बचा है जनहित के लिए, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, तो कैसे होगा। जमशेदपुर तो अनियमितताओं का शहर बन गया है। ये स्टील सिटी नहीं, इरेगुलरिटी सिटी हो गया है। मैं तो दर्जनों मामला उठाया, मैं और भी मामला उठाऊंगा। यह अनियमितता हो रही है। सामने ज़मीन कब्जा हो रहा है, उपायुक्त से लेके सीनियर एसपी तक कोई नहीं बोल रहा है उसके बारे में। जो शिकायत करने जाता है वही परेशान हो जाता है कि हम कैसे इसका समाधान कराएं। तो जो नियम कानून बने हुए नियम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और ये उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं जो प्रशासन में या राजनीति में ऊंचे ओहदे पर रह चुके हैं या हैं। सबसे अधिक वही इस काम को कर रहे हैं और बाकी कोई करने जाता है तो उस पर जेपीएलई लगा दिया जाता है कि आपने ज़मीन कब्जा कर लिया। जेपीएलई का जितना दुरुपयोग जमशेदपुर में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ होगा। जिसको उजाड़ना है उसके खिलाफ जेपीएलई करके और एक हफ्ता के भीतर आप एसडीओ का ऑर्डर ले लीजिए, उसको उजाड़ दीजिए। और बाकी हज़ारों जेपीएलई पड़ा हुआ है पेंडिंग में, उसकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। और विधानसभा तक को भी जमशेदपुर के मामले में कोई इंटरेस्ट गलत उत्तर भेजा जाता है। विधानसभा में सवाल जो विधायकों का होता है उसका सही उत्तर नहीं भेजा जाता है। तो स्थिति ये ऐसी है कि जैसे शहर को लकवा मार गया है। अब ये शहर के लोग थोड़ा जागें समझे, इसलिए मैंने तय किया कि एक जन जागरण अभियान चलना चाहिए कि भाई जमशेदपुर में औद्योगिक शहर बन रहा है, क्या होना चाहिए इसमें। आखिर कोई लोग अपनी बात को कहाँ रखेंगे और कैसे रखेंगे। तो धीरे धीरे बस्तियों से लोगों का सफाया होते जाएगा, कम करते जाएंगे, जेपीएलई कराएंगे, उसको हटाएंगे। कोई बोलने वाला कल बस्ती के पक्ष में नहीं रहेगा। आपका हम काम नहीं करेंगे साहब, आप क्या कर लीजिएगा। पानी अभी भी हम 4 साल 5 साल लड़े तो सहमत हुए कि हम सबको पानी देंगे, सबको बिजली देंगे, क्योंकि टाटा ली समझौते में है कि ये जन सुविधाएँ हम जमशेदपुर के प्रत्येक नागरिक को देंगे। इसी बात को उन्होंने उठाया था। मगर अभी भी बस्तियों में ये बड़ी कठिनाई पैदा कर रहे हैं। आपसे मांगते हैं कि साहब आप पानी के कनेक्शन के लिए 20,000 रुपया दे दीजिए। मुझे 20,000 रुपया क्यों मांग रहे हैं इसका कोई ब्रेकअप नहीं देते हैं। वो आप जमा करिए तो एक रसीद दे देते हैं कि 20,000 रुपया आपने दे दिया साहब। सर उतना तक नहीं, जैसे आपने कहा कि बिजली सरकार जो तय करेगी, सरकार का रेट तो ये लेते ही हैं, लेकिन उस अलग से इनका फिक्स चार्ज होता है, जेबीएनएल के नाम पर चार्जेस होता है। फिर आपका लोड बढ़ गया, पिछले साल इन्होंने दोबारा सिक्योरिटी के नाम पर लाखों करोड़ शहर से पैसा उठाया, जिसको लेकर जवाहरलाल शर्मा लगातार उठाते रहे हैं, चिट्ठी लिखे, लेकिन सरकार की तरफ से भी जवाब नहीं आया कि दोबारा सिक्योरिटी मनी आप क्यों ले रहे हैं। तो कई ऐसे सवाल है जो कंपनी और सरकार भी उसकी जवाब नहीं दे रही है। मैं तो जवाहरलाल जी की बड़ी इज्जत करता हूँ। एक बार मैं इसके दूसरे तीसरे पहले के एमडी से हमारी भेंट हुई थी, बात हुई थी। मैंने जवाहरलाल शर्मा जी के बारे में बात किया, ये विषय उठा रहे हैं, तो उनके मुंह से निकला कि अरे पागल आदमी है। मैंने यही कहा कि आपके झांसे में नहीं आ रहे हैं, आपके कब्जे में नहीं आ रहे हैं तो पागल हैं।
अगर आपसे सुविधा लेके वो चुप हो जाते तो अच्छे बड़े होते। अच्छे आदमी हो जाते। ये आप लोगों का तरीका है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो कंपनी की नीति है, मैंने कई मामले में कंपनी के लोगों को कहा कि आप लोग तो मेरे जैसे आदमी को अपमानित करते हैं साहब। मैंने उदाहरण देकर उनको बताया। तो इनकी नीति क्या हो गई है कि समय के आधार पर बाप को गधा कह देना और समय बदला तो गधे को बाप बना लेना, ये स्थिति चल रही है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए, संविधान के अनुसार जो शासन प्रशासन चलेगा उसके लिए तो सही नहीं है, ये गलत है। और मैंने खुलकर इनसे कहा है कि कोई भी कंपनी चाहे कितना भी मुनाफा कमाती हो, वह वेलफेयर का काम नहीं कर सकती है। वेलफेयर के काम में, कल्याण के काम में जो पैसा आप लगाएंगे तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे पूछेगा, आपके शेयर होल्डर पूछेंगे कि ये तो हमारे फ़ायदे का नहीं है, साहब हमको नुकसान हो रहा है इससे। तब आप क्या जवाब देंगे उनको? आप वेलफेयर का काम कंपनी नहीं कर सकती है। जब भी कंपनी करेगी तो मुनाफा ही कमाएगी। और ये जो जुस्को बनाए या TUISL बनाए, इसमें भी मुनाफा ही कमा रहे हैं ये। उसके चार्ज देखिए, मुनाफा कमा रहे हैं वो। मुहर्दा से हर साल 5-6 करोड़ का मुनाफा हो रहा है इनका। कहीं से घाटा का काम ये नहीं करते हैं। और जब घाटा का काम नहीं करते हैं तब इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से आप नगर पालिका का शासन चलाने की जुर्रत कैसे करते हैं साहब? इसका मतलब कि आप आम आदमी के अधिकारों में कटौती करेंगे और उससे कमाई करेंगे, उसके जेब से 2 रुपये 4 रुपये रोज़ निकालेंगे।